नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान में आगे भारतीय संविधान के स्रोत। पिछली बार संविधान का इतिहास पढ़ रहे थे हम, अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि हमने किस देश के संविधान से क्या ग्रहण किया है। क्योंकि हमने संविधान बनाते समय 60 देशों का संविधान पढ़ा था, उसमें से कुछ देशों से हमने क्या लिया है, कुछ चीज़ें ली हैं जो संविधान में जोड़ी गई हैं। सबसे पहले पूछा है भारतीय संविधान के स्रोत, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत रहा था वो भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था भारत शासन अधिनियम 1935। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता कि बताइए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह भारत शासन अधिनियम कब 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। हमने जब भारत का संविधान बनाया तो भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताइए भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 कितने अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। ये पूछेगा हमने लगभग कितने अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, तो लगभग 250 अनुच्छेद के आसपास हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए हैं। फिर यहाँ पर एक बात बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत हुई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था, उसके तहत प्रांतों में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस अधिनियम के तहत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया और द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत की उत्तरदायी सरकार के गठन, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन और संविधान बनाने में क्या किया था, मील का पत्थर साबित हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मील का पत्थर किस अधिनियम को कहा जाता है, तो भारत शासन अधिनियम, क्योंकि यह अधिनियम भारत की पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन व संविधान में मील का पत्थर साबित हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा अधिनियम भारत की पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन व संविधान बनाने में मील का पत्थर साबित हुआ, तो वो था कौन, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसको संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को, जिसमें 10 अनुसूची और 321 अनुच्छेद थे, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए थे। फिर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया था भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि द्वैध शासन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो द्वैध शासन लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। 1935 के तहत तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत तो क्या किया गया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया प्रांतों में, लेकिन द्वैध शासन लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919। फिर इसको और क्या बोल देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये पूछेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय 1919 में भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के क्या थे, गवर्नर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय या भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत सचिव कौन थे, तो मॉन्टेग्यू, और भारत का गवर्नर कौन था, चेम्सफोर्ड। फिर भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी कब दिया गया, भारत में महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र व प्रांतीय विषय को अलग या पृथक किया गया था। केंद्र व प्रांतीय विषयों को अलग या पृथक किया गया था, यानी द्वैध शासन लागू किया गया था कब, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और महिलाओं को पहली बार भारत में वोट देने का अधिकार दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और भारत का गवर्नर था चेम्सफोर्ड। ये पूछ ले भारत शासन अधिनियम 1919 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड
जॉर्ज। कौन था? लॉयड जॉर्ज उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जब बाल शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया था वो बाल शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बाल शासन अधिनियम 1935। उससे आगे की अब हम बात करेंगे तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताइए किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत तो रहा था, लगभग वहाँ से 250 अनुच्छेद लिए थे बाल शासन अधिनियम 1935। अब हमने कितने देशों का संविधान पढ़ा था? 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। संविधान बनाते समय कितने देशों का? 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। कितने देशों का? 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। जब भारत में संविधान बन रहा था उस समय 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। सबसे पहले पूछेगा हमने रूस से क्या लिया है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य हैं वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। तो मूल कर्तव्य जो हमने लिए हैं वो किससे लिए हैं? रूस के संविधान से। फिर पूछ लेगा दूसरी बात और पूछेगा कि बताइए जो पंचवर्षीय योजना थी वो हमने किस देश से ली थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हमने ली थी, पंचवर्षीय योजना वो भी किससे? रूस के संविधान से ली थी पंचवर्षीय योजना। तो रूस के संविधान से हमने 2 चीज़ें ली थी। मूल कर्तव्य ये पूछेगा बताइए हमने भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए हैं। तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए। पूछेगा पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली है, तो वो भी हमने किससे ली है? रूस। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस में क्रांति हुई थी, वो हुई थी कब? 1917 में। 1917 में। उस समय रूस का शासक हुआ करता था, उसका नाम था निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमने मूल कर्तव्य रूस से लिए हैं, किस देश से लिए? पंचवर्षीय योजना किस देश से ग्रहण की हैं? तो पंचवर्षीय योजना यानी कि विदेशी स्रोत हैं जो हमने संविधान में जोड़े हैं। रूस से मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से? रूस से। पूछेगा कि रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस में क्रांति 1917 में क्या हुआ था? रूस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1917 में। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की हार हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की हार हुई, उसी समय क्या शुरू हो गया? रूस में क्रांति। और रूस की क्रांति के समय रूस का शासक हुआ करता था निकोलस द्वितीय। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और रूस के शासकों को कहा जाता था जार। रूस के शासकों को ये पूछा जाता किस देश के शासकों को जार कहा जाता था। तो रूस के शासकों को जार कहा जाता था। ये पूछा जाता है रूस का अंतिम जार कौन था। रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस का अंतिम जो जार था वो कौन था? अंतिम जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और उस समय रूस का शासक यानी रूस के शासकों को जार कहा जाता था। तो रूस का अंतिम जार था वो था निकोलस द्वितीय, जिसके काल में क्या हुई थी? रूस की क्रांति। फिर पूछेगा कि रूस में जारशाही को समाप्त किसने किया? जारशाही को समाप्त किसने किया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर रूस के शासकों को जार कहा जाता था, तो रूस में जारशाही को समाप्त किसने किया? तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अलेक्जेंडर सेकंड ने क्या किया था? रूस में जारशाही को समाप्त किया था। तो रूस से हमने मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना ली है। रूस में क्रांति 1917 में निकोलस द्वितीय उस समय वहाँ का शासक था और रूस के शासकों को जार कहा जाता। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय। और जो जारशाही को समाप्त करने का जनक किसे माना जाता? अलेक्जेंडर द्वितीय को। फिर उससे बाद आगे की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा यानी कि कानून में जो प्रक्रिया है वो अपनानी है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली हमने किस देश के संविधान से ली है? उसका नाम है जापान। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है। यानी कि जो कानून में लिखा है वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली है? जापान से। एग्जाम में फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए आपात उपबंध कहाँ से लिए हैं? आपात उपबंध, तो आपात उपबंध हमने लिए हैं, उस देश का नाम है जर्मनी। उस देश का क्या नाम है? जर्मनी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, आपात उपबंध किस देश से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। फिर हमने एक बात और पूछेगा कि बताइए गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है?
तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो हमने जिस देश से ली है उस देश का नाम क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है हमने, वो ली है किससे? फ्रांस से। किससे ली है? फ्रांस से। फिर पूछेगा हमसे एक बात और पूछ लेगा कि बताइए प्रस्तावना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना जो हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो प्रस्तावना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो आगे संविधान में पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की जो स्वतंत्रता वो किस देश के संविधान से ली है? वो हमने ली है किससे? फ्रांस से। फिर हमसे एक बात और पूछेगा कि बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली है? संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली है हमने किससे ली है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से जो हमने ली है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किससे लिया है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो लिया हमने वो किस देश से लिया है? वो लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है, आपात उपवन हमने किस देश से? जर्मनी से लिए है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किससे ली है? फ्रांस से ली है। फिर पूछ लिया प्रस्तावना की स्वतंत्रता किस देश से ली है? तो प्रस्तावना की स्वतंत्रता जो ली हमने वो फ्रांस से ली है। संविधान संशोधन जो संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 368 भाग 20 में, वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभा के जो सदस्य चुन के जाते हैं या निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो हमने लिया है वो भी किससे लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो उसके बाद एक और पूछता बहुत बार, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए संघीय व्यवस्था किस देश से ली है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान? भारत राज्यों का संघ है, तो हमने संघीय व्यवस्था यानी किस मॉडल पर आधारित है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए भारत की संघीय व्यवस्था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो किस मॉडल पर आधारित है भारत की संघीय व्यवस्था? कनाडा के मॉडल पर, क्योंकि हमने संघीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की है? कनाडा से ग्रहण की है। फिर पूछेगा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली है? राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने किस देश के संविधान से ली है? राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली है। उसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछेगा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित, शक्तियाँ केंद्र में निहित किस देश के संविधान से लिया है? यानी अधिकतर शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास। तो संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास किससे लिया? हमने कनाडा से। फिर पूछेगा केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, तो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा। तो कनाडा से संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है। राज्यपाल की नियुक्ति वो भी कनाडा से ग्रहण की। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, ये पूछेगा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी कनाडा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन वो भी हमने किस देश के संविधान से लिया है? वो भी हमने लिया है कनाडा के संविधान से। फिर हमसे एक बात पूछेगा कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको राज्य लागू करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए हैं? वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। दूसरी बात पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया है? निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हमें किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लेकर जोड़ा गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। फिर हमसे पूछेगा आगे दूसरी बात पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन
मंडल के अलावा आपसे अब अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता हमने किस देश के संविधान से ली है? संविधान की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। पूछेगा कि सबसे ऊपर कौन? संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। फिर पूछेगा स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र पूर्वक कार्य करेगी, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली है? ये भी हमने अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है? ये भी हमने अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिया है? तो निर्वाचित राष्ट्रपति भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हमने किस देश के संविधान से ली है? वो भी हमने किस देश के संविधान से ली है? अमेरिका से। तो अमेरिका के संविधान से हमने संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन यानी पुनर्विचार और उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। फिर और हमने इस देश के संविधान से क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से और लिया गया है, वो लिया गया है मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया? बहुत बार पूछा है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मौलिक अधिकार के अलावा हमने और अमेरिका से क्या ग्रहण किया है? यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से नहीं है। फिर पूछेगा प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए हैं? तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, प्रस्तावना शब्द क्या है? वहाँ पर हम अमेरिका के लोग हैं, हम भारत के लोग। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग किस देश के संविधान से लिया गया है? वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों का नामांकन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बताइए आयरलैंड राज्यसभा के 12 सदस्य जो कला साहित्य के क्षेत्र से होते हैं उनका नामांकन राष्ट्रपति द्वारा कहाँ से? आयरलैंड से। राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है वो कहाँ से लिया? ये 3 चीज़ आयरलैंड से। संविधान सबसे ऊपर होगा, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन यानी पुनर्विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए गए हैं? वो भी अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद करेंगे हम ब्रिटेन से क्या लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन की बात करेंगे अब। तो ब्रिटेन की बात करें तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता जो ली गई है वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो शासन प्रणाली ली गई है वो कहाँ से?
प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, वो ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय यानी द्विसदनीय, 2 सदन। जैसे भारत में राज्यसभा लोकसभा है, वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी कि वहाँ संसद के 2 सदन, वैसे ही भारत में संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। तो संसदीय शासन प्रणाली या द्विसदनीय यानी कि 2 सदन, द्विसदनीय शासन प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल कहाँ से लिया है? तो मंत्रिमंडल जो लिया है वो भी कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ये पूछेगा कि भारत ने कलेक्टर का पद कहाँ से लिया है? तो कलेक्टर का पद भी कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है कलेक्टर पद। और विधि द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, लेकिन विधि निर्माण यानी कानून बनाने की प्रक्रिया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली है? निर्माण की प्रक्रिया जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्वेश्चन पूछा, संसदीय शासन प्रणाली यानी संसद के 2 सदन यानी द्विसदनीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? तो कलेक्टर का पद भी लिया गया है कहाँ पर? पद ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। उसके आगे हम जो चलते हैं, फिर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया से। तो लास्ट बात करें हम इसकी ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पूछेगा समवर्ती सूची कहाँ से ली है? समवर्ती, तो समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जो ली गई है वो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानूनें बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची में किसका उल्लेख है? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र व राज्य संबंध। तो केंद्र व राज्य संबंध जो लिए गए हैं, केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं, वो कहाँ पर से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। फिर आपसे पूछेगा संसद की संयुक्त बैठक, तो संसद की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? तो संसद की संयुक्त बैठक भी ली गई है, वो कहाँ से ली गई है बैठक? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें केंद्र व समवर्ती सूची है उस पर क्या होता है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानूनें बना सकती हैं। भारतीय संविधान की 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में एक सूची है समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची में एक सूची है समवर्ती सूची, जिसके विषय पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। तो केंद्र व राज्य संबंध कहाँ पर? समवर्ती सूची यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद की संयुक्त बैठक कहाँ से ली है? वो भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, बहुत बार पूछ लेता है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 108 के तहत। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो जाए, जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी बात पर मतभेद हो जाए, तो सदन यानी कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर यदि मतभेद हो जाए, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, वो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा राज्यसभा की मतभेद होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद 108 के तहत इसकी अध्यक्षता करना कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये पूछेगा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस देश के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है? तो भारत के संविधान को, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। दूसरी बात, भारत का संविधान कठोर व लचीला है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कठोर व लचीला। ये पूछा भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर व लचीला है। फिर पूछेगा वकीलों का स्वर्ग,
वकीलों का स्वर्ग, भारत के संविधान को और क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग। और भारत का संविधान कैसा है, कठोर व लचीला। ये थे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। अब हमने पढ़े थे कि भारतीय संविधान में जो विदेशों से जो लिया गया है वो विदेशी स्रोत हमने पढ़े। अब पढ़ेंगे संविधान की समिति। संविधान की जो समिति, जो संविधान बनने के लिए जिन समितियों का गठन किया गया, संविधान की समिति। तो यानी कि भारतीय संविधान बनाने में के लिए जिन जिन समितियों का गठन किया गया उनकी बात करेंगे। सबसे पहले पूछेगा कि संविधान की सबसे बड़ी समिति, संविधान की सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति। तो संविधान की सबसे बड़ी समिति थी, उसका नाम क्या था, तो संविधान की सबसे बड़ी समिति थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे संविधान की समितियां पढ़ेंगे, जो संविधान बनाने में जिन समितियों का गठन किया गया था वो पढ़ेंगे। संविधान की सबसे बड़ी समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि मसौदा समिति किसे कहा जाता है। मसौदा समिति, प्रारूप समिति को कहा जाता है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति, इसके अन्य नाम थे पांडुलेखन। तो संविधान की सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी कहा जाता है और इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसका गठन या स्थापना कब हुई थी, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ। इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो इसमें कुल सदस्य जो थे वो थे कितने, 6+1, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 अन्य, यानी कुल कितने थे, 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष जो था भीमराव अंबेडकर। कौन था, भीमराव अंबेडकर। ये पूछ लेगा प्रारूप समिति का अंबेडकर, किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर, जिसको भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न मिला था इसको 1990 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, 1990 में। जब और किसको मिला था, नेल्सन मंडेला को। इसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर था। तो संविधान की सबसे बड़ी समिति, संविधान की समितियाँ पढ़ रहे हैं। संविधान की सबसे बड़ी समिति थी प्रारूप समिति, जिसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता, मसौदा समिति भी कहा जाता। गठन 29 अगस्त 1947, सदस्य 6 अन्य, एक अध्यक्ष, यानी कि 7 थे अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। भारत 1990। ये पूछेगा संविधान का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो संविधान का वास्तुकार, तो संविधान का वास्तुकार भीमराव अंबेडकर। संविधान का पिता, यानी कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो संविधान का पिता भी भीमराव अंबेडकर। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक मनु, तो आधुनिक मनु भी किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर। भारत का प्रथम विधि मंत्री, भारत का प्रथम विधि मंत्री, तो भारत का प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर, जो भारत में 1990 में प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। इसको संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर, संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर। आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर। ये पूछा भारत का प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर। अब इसके अन्य 6 सदस्य से उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है 6 सदस्य की बात करेंगे। गोपाल स्वामी नंबर 1 पर है, गोपाल स्वामी अयंगर। और इसका सदस्य कौन था, और इसका सदस्य था वो था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अन्य सदस्य बहुत बार पूछ लिया जाता, बताइए इनमें से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तीसरे की बात करेंगे तो वो था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और इसके सदस्य रहे थे, वो रहा था कौन, मोहम्मद सादुल्ला। कौन रहा था, मोहम्मद सादुल्ला। और इसके सदस्य कौन था, और इसका सदस्य था एन माधव राव। ठीक है।
और इसके अलावा कौन था, छठा सदस्य था एन माधवराव डीपी खेतान। डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु, लेकिन इसकी जगह फिर कौन आया, इसके स्थान पर आया कृष्णा स्वामी। एन माधवराव के स्थान पर बाद में आया था, वो आया था कौन भाई, BL मित्र। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, अन्य 6 सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। लेकिन बाद में एन माधवराव के जाने के बाद इसके स्थान पर आया BL मित्र, और एक था DP खेतान, लेकिन DP खेतान की 1948 में मृत्यु हुई, लेकिन उसके स्थान पर फिर कौन आया, कृष्णा स्वामी। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। फिर यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था। तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष था, वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ये पूछेगा संविधान संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान संचालन समिति का अध्यक्ष जो था वो था, हमारे पास था राजेंद्र प्रसाद। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष, तो कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वो था KM मुंशी।